नमस्कार। आज हम ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जो ये तेजी से तनाव बढ़ा है, उस पर गहराई से बात करेंगे। हमारे पास काफी जानकारी है, मतलब इस झगड़े की पुरानी बातें, हाल में क्या हुआ, कौन क्या सैन्य कार्रवाई कर रहा है, दुनिया पर क्या असर पड़ रहा है, और हाँ, पर्दे के पीछे क्या खिचड़ी पकड़ी है, वो सब। हाँ बिल्कुल। और देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये दुश्मनी कोई नई नहीं है। ये तो दशकों से चली आ रही है। हाँ, इसके पीछे मुख्य वजह है, एक तो ईरान का इजराइल विरोधी गुटों को सपोर्ट करना, और दूसरा इजराइल की चिंता ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेके। और हाल में जो ये चिंगारी भड़की, वो थी 13 से 15 जून के बीच, जब इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन के नाम से पहली बार सीधे ईरान की जमीन पर हवाई हमले किए। हाँ, ये बड़ी बात थी, पहली बार डायरेक्ट हमला। बिल्कुल। खबरें बता रही हैं कि तेहरान, इस्फहान और नतांज में उनके परमाणु और फौजी ठिकानों को निशाना बनाया गया। और इसमें एक और बात सामने आई जो काफी दिलचस्प है। हाँ। कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद, हाँ। उसने शायद ड्रोन इस्तेमाल करके ईरान के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को ही बेकार कर दिया था। मतलब एक तरह की गुप्त कार्रवाई। अच्छा, ये तो वाकई बड़ी खबर है। फिर ईरान ने क्या किया? चुप तो नहीं बैठे होंगे वो? नहीं, बिल्कुल नहीं। ईरान ने भी जवाब दिया। इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन दागे। और कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी इशारा कर रही हैं कि इन हमलों में नागरिक ठिकानों को भी नुकसान पहुंचा, जैसे कि अस्पताल। ओह, ये तो बहुत गंभीर बात है। इसे तो फिर कई लोग युद्धापराध मान रहे होंगे। हाँ बिल्कुल, कई अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों का यही मानना है। और फिर इसके बाद 21-22 जून को मामला और बढ़ गया। अमेरिका सीधे तौर पर इसमें कूद पड़ा। हाँ, ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट था। अमेरिका ने ईरान के फोर्दो, नतांज और इस्फहान में जो परमाणु ठिकाने हैं, उन पर बंकर बस्टर बम गिराए। बंकर बस्टर मतलब वो जो जमीन के अंदर घुस पर तबाह करते हैं? हाँ, वही, जो बहुत गहरे बने बंकरों को नष्ट करने के लिए होते हैं। और ये, जैसा आपने कहा, 1979 के बाद पहली बार था कि अमेरिका ने ईरान की धरती पर इतनी बड़ी सीधी सैन्य कार्रवाई की। बाप रे, अमेरिका का इरादा क्या था इसके पीछे? कुछ साफ हुआ? हाँ, इरादा तो काफी साफ लग रहा था। देखिए, राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से बयान आया कि ईरानी नागरिक तेहरान खाली कर दें। मतलब एक तरह से सत्ता बदलने के संकेत भी दिए गए। अच्छा। और साथ ही होर्मुज जल डमरू मध्य को लेकर कड़ी चेतावनी दी गई। कहा गया कि अगर उसे बंद करने की कोशिश की तो गंभीर नतीजे होंगे। जो तेल सप्लाई के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और इसी के साथ अमेरिका ने अपने लड़ाकू विमान कतर से हटा लिए और अपना एक बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट USS जेरल्ड आर फोर्ड उसे भूमध्य सागर की तरफ भेज दिया। एक तरह से शक्ति प्रदर्शन। तो अगर हम जमीनी हकीकत देखें तो तीनों तरफ से क्या-क्या एक्शन हुए। इजराइल ने कितने हमले किए? इजराइल ने तो रिपोर्ट्स के मुताबिक 200 से ज्यादा हवाई हमले किए और 100 से ज्यादा ठिकानों को तबाह करने का दावा भी किया है। और ईरान? ईरान ने मिसाइल और ड्रोन हमले तो किए ही, साथ में हॉर्मुज बंद करने की धमकी को एक दबाव बनाने वाले हथियार की तरह इस्तेमाल किया। और अमेरिका? अमेरिका ने बहुत नपे तुले सटीक हमले किए हैं और ये भी साफ कर दिया है कि वो इजराइल के साथ खड़ा है। इन सब का आम लोगों पर और अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ा है? ये तो बहुत भयानक लग रहा है। हाँ, भयानक है। जो आंकड़े आ रहे हैं उनके मुताबिक इजरायली हमलों में करीब 950 ईरानी मारे गए हैं और इनमें से करीब 380 आम नागरिक हो सकते हैं। ओह! और इजराइल में ईरानी हमलों में भी दर्जनों इजरायली घायल हुए हैं और तेहरान से लाखों लोगों के शहर छोड़कर जाने की खबरें हैं। ये बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी है। और दोनों तरफ अस्पतालों को भी नुकसान पहुंचा है, जैसा आपने पहले बताया था। हाँ बिल्कुल। और आर्थिक मोर्चे पर देखें तो हॉर्मुज बंद होने की सिर्फ धमकी से ही कच्चा तेल ब्रेंट क्रूड वो लगभग $80 प्रति बैरल तक पहुंच गया। इसका मतलब तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। बिल्कुल। वैश्विक व्यापार, ऊर्जा सप्लाई, सब पर खतरा है। खासकर चीन जैसे देशों के लिए जो ईरानी तेल पर काफी निर्भर हैं, उनके लिए तो ये बड़ी चिंता की बात है। दुनिया भर से क्या प्रतिक्रिया है इस पर? संयुक्त राष्ट्र कुछ कर रहा है? हाँ, UN सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई। जो महासचिव हैं गुटरेस, उन्होंने इन हमलों को खतरनाक बताया। और बड़े देशों ने, चीन, रूस, यूरोप? चीन, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इन सब ने कहा है कि भाई संयम बरतो, शांति रखो। लेकिन क्या सब एक ही सुर में बोल रहे हैं? नहीं, ऐसा भी नहीं है। जैसे ओमान ने अमेरिकी हमलों की निंदा की है। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि 19 जून को अमेरिका और ईरान के बीच बैक चैनल, मतलब पिछले दरवाजे से बातचीत की भी खबरें आईं। अच्छा, किस बारे में? शायद परमाणु मुद्दे पर कोई रास्ता निकालने की कोशिश हो रही थी।
लेकिन दूसरी तरफ रूस ने अमेरिकी हमलों की आलोचना की और ईरान से अपना सहयोग और बढ़ा दिया है, तो तस्वीर थोड़ी मिलीजुली है। तो अगर हम इस पूरी स्थिति को समेटें तो मुख्य बातें क्या निकल कर आ रही हैं? देखिए, साफ तौर पर ये ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच एक बहुत ही गंभीर टकराव है। सीधी मिलिट्री एक्शन हो रही है, परमाणु ठिकानों पर हमले हो रहे हैं, मिसाइलें चल रही हैं। और इसका इंसानी और आर्थिक असर बहुत ज्यादा है। हाँ, बहुत गहरा, और आगे के खतरे भी उतने ही बड़े हैं। ये डर है कि कहीं ये एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध में न बदल जाए, खासकर होर्मुज को लेकर, जिससे पूरा मध्य पूर्व और अस्थिर हो जाएगा। बिल्कुल। और ईरान शायद अपना परमाणु कार्यक्रम और तेज कर दे। ईरान के अंदर भी सरकार के खिलाफ गुस्सा बढ़ सकता है और इसका असर अमेरिका की अपनी राजनीति पर भी पड़ना तय है। तो आगे क्या हो सकता है? क्या ये लड़ाई चलती रहेगी? एक संभावना तो यही है कि सैन्य टकराव जारी रहे, शायद और बढ़ जाए, या फिर कोई शांति का रास्ता भी है? हाँ, दूसरी संभावना ये भी है कि शायद यूरोप के देश बीच बचाव करें, कोई कूटनीतिक हल निकले। हो सकता है पुराने परमाणु समझौते को फिर से लागू करने की बात हो। लेकिन ये बात साफ है कि ये इस सदी के सबसे खतरनाक संघर्षों में से एक बन गया है और इसे पूरी तरह से युद्ध बनने से रोकने के लिए बातचीत और संयम ही एकमात्र रास्ता है। और आखिर में एक सवाल सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। ये जो बाहरी हमले हो रहे हैं और ईरान के अंदर भी दबाव बढ़ रहा है, उसे देखते हुए क्या ईरानी लीडरशिप आने वाले समय में अपनी क्षेत्रीय रणनीति, मतलब अपने प्रॉक्सी गुटों के इस्तेमाल को लेकर या अपने परमाणु इरादों को लेकर कोई बड़ा बदलाव कर सकती है? मौजूदा कूटनीतिक कोशिशों से हटकर कुछ नया? इस पर सोचने की जरूरत है।